एवरीवन। इस लेक्चर में भी हम लोग आगे oogenesis को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बताए थे आप लोगों को कि जो oogoनियम है वो आगे फॉलिकल्स के फॉर्म में मैच्योर करता है और तब जा कर के फाइनली वहाँ उसमें से सेकेंडरी oocyte जो है वो ओव्यूल्यूट होते हैं, ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है और तब जा कर के फिर वो वेट करता है स्पर्म का फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो oogenesis को ही हम इस डायग्राम से भी स्टडी करेंगे और हमें यहाँ पे फॉलिकल्स का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले क्या है, ये oogoनियम है। oogoनियम जो है जब फटस के स्टेज में जब कोई भी फटल जो है वो 6 to 8 वीक्स की होती है अपने मदर के यूट्रस में, तब से क्या होता है उसमें माइटोसिस का फेनोमेना स्टार्ट होता है। वो मल्टीप्लाई करके अपने जैसे ही oogoनियम का फॉर्मेशन करते रहते हैं। उसके बाद जब 20 वीक्स होते होते उनका नंबर जो है oogoनियम का नंबर इंक्रीज़ करके 6 to 7 मिलियन तक पहुँच जाता है। ठीक है, 6 to 7 मिलियन oogoनियम का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद फर्दर वो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। उसके बाद उनमें से क्या होता है कि थोड़ा बर्थ होते होते मैक्सिमम जो है वो बहुत सारे डिजनरेट कर जाते हैं और बर्थ तक होते होते सिर्फ 2 मिलियन oogoनियम तक ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद बर्थ के टाइम में एक टाइम के बाद फिर क्या होता है कि बर्थ के बाद ये oogoनियम के अंदर क्या होता है, थोड़ा बहुत उनके अंदर डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है और वो अपने आप को डिफरेंशिएट करके प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और जब ये प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करते हैं, ये oogoनियम जब प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करते हैं तो इनके साथ कुछ सेल्स जो हैं वो और भी जुड़ जाते हैं साइड से। ठीक है, ये जो सब सेल्स दिख रहे हो आप प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग से क्या होता है कि प्राइमरी oocyte को सेल्स जो है वो सराउंड करता है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। ठीक है, और ये जो है oocyte के साथ जब ये ग्रैनुलोसा सेल्स जुड़ जाते हैं तो इनको हम लोग प्रिमिटिवली पहले हम इन लोगों को प्राइमोर्डियल फॉलिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसका चाइल्ड का बर्थ हो जाता है। बर्थ के बाद एक स्टेज आता है कि वो फिर प्यूबर्टी के स्टेज में पहुंचती है। प्यूबर्टी के स्टेज में आने के बाद उनमें भी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है वो सब के सब जो है वो आगे प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन नहीं करते। उसमें से भी क्या होता है कि बहुत सारे डीजनरेट कर जाते हैं और फाइनली जो है वो 60,000 to 80,000 से प्राइमरी oocyte जो है वही आगे ओवरी के अंदर बचे हुए होते हैं। और उनमें से भी क्या होता है बताया गया आप लोगों को, सिर्फ 400 को ही ये चांस मिलता है कि वो आगे जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, तो प्यूबर्टी के एज में आने के बाद ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स अपने आप को प्राइमरी फॉलिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और इनके बीच में प्राइमरी oocyte ही होता है, लेकिन साइड से जो ग्रैनुलोसा सेल्स है उनका नंबर इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, अब इस प्राइमरी फॉलिकल्स में से किसी एक को मौका मिलेगा हम हर बार एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में आगे बढ़ने का। ठीक है, तो अगर जिस फॉलिकल को आगे मौका मिलता है तो फिर वो क्या होता है कि आगे अपने आप को डेवलप करता है सेकेंडरी फॉलिकल्स के फॉर्म में। सेकेंडरी फॉलिकल्स के फॉर्म में यहाँ देख रहे हो आप लोग प्राइमरी oocyte ही है, साइड से ग्रैनुलोसा सेल्स का नंबर बढ़ गया है और बीच में क्या होती है कैविटी। जब इनका सेल्स के बीच डिवीज़न होता है तो कैविटी का फॉर्मेशन होता है। इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं एंट्रम। एंट्रम जो है वो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। ठीक है, और इन सेल्स ग्रैनुलोसा सेल्स के अलावा क्या होता है, इनके सराउंडिंग से एक थीका की लेयर, थीका जो है वो सेल की लेयर ही है। ठीक है, थीका जो है वो इनको चारों तरफ से सराउंड करके रखता है। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल्स के फॉर्म में होते हैं। फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो अपने आप को फिर फाइनली क्या होता है टर्शरी फॉलिकल के फॉर्म में डेवलप करते हैं। जब ये टर्शरी फॉलिकल के फॉर्म में डेवलप करते हैं तो ये ही क्या हुआ कि आगे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहा है, तब जा कर के इनका जब तब ये इनके प्राइमरी oocyte जो है वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करते हैं। म्यूसिस 1 इनकी कंप्लीट हो जाती है और इनको एक साथ हम क्या बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल। और ये जो आप एंट्रम कैविटी देख रहे थे, ये कैविटी जो है सेल का डिवीज़न इतना ज़्यादा होता है कि बीच के जो कुछ सेल्स होते हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं और ये कैविटी बड़ी हो जाती है। और उसके बाद जो थीका की जो लेयर थी वो भी अपने आप को 2 लेयर में डिफ्रेंशिएट कर लेती है। थीका बाहर वाली लेयर को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, इंटरनल वाले को बोलते हैं थीका इंटरना। ठीक है, अब फिर एक टाइम के बाद क्या होता है, यही टर्शरी फॉलिकल जो हैं वो मैच्योर होते हैं। ठीक है, और मैच्योर होने के बाद ग्राफिन फॉलिकल या फिर हम कह सकते हैं मैच्योर फॉलिकल का फॉर्मेशन करते हैं। जब ये मैच्योर फॉलिकल का फॉर्मेशन करते हैं तो सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग से क्या होता है एक और प्रोटेक्टिव लेयर सेकेंडरी oocyte के साइड में डेवलप करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ोना पेलुसिडा लेयर। ठीक है, उसके बाद जब ये ग्राफिन फॉलिकल अच्छे से मैच्योर कर जाता है तो ये ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करता है। रप्चर करने के बाद यहाँ से सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर की तरफ ओव्यूल्यूट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जब ग्राफिन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte बाहर रिलीज़ हो जाते हैं, इसी को प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ओव्यूलेशन।
ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद फिर यहाँ देखोगे आप लोग कि ये क्या हुआ कि सेकेंडरी oocyte बाहर की तरफ ओवल्यूट कर गया, बाहर रिलीज़ हो गया। तो अब ये वेट करेगा स्पर्म का। अगर इसको कोई स्पर्म आके फर्टिलाइज़ कर देता है तब ये म्यूसिस 2 इसकी कंप्लीट होती है, क्योंकि म्यूसिस 2 के लिए ही तो ये वेट करता है। क्या होता है कि मेटाम्यूसिस 2 के मेटाफेज 2 में आके सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड रहता है। अगर इसको स्पर्म आके फर्टिलाइज़ कर देगा, और इसके लिए ज़रूरी क्या है, स्पर्म का आने का ज़रूरत इसलिए होता है ताकि वो इसको सेंट्रियोल प्रोवाइड कर सके। ठीक है, जब इसको सेंट्रियोल मिलेगा तो फिर ये क्या होगा, इसका म्यूसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। म्यूसिस 2 कंप्लीट होने के बाद ये फाइनली ओवम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही था आपका oogenesis, और इसमें हम लोगों ने देखा फॉलिकल्स के फॉर्म में किस तरह से जो है वो oocytes अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और फाइनली जा करके मैच्योर होने के बाद ओवरी से बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल से बाहर रिलीज़ होते हैं। ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करता है, और वहाँ से फाइनली क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवरी से बाहर रिलीज़ आउट हो जाता है। ठीक है, और फिर एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मैंने नहीं बताया है कि फिर बचे हुए ग्राफिन फॉलिकल, जो इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं जिसमें से सेकेंडरी oocyte से बाहर आया, और बाकी जो ग्राफिन फॉलिकल है उनका क्या होता है। ठीक है, तो उनका भी इम्पॉर्टेंट रोल है, और इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इस सेकेंडरी oocyte को आ करके अगर स्पर्म ये फर्टिलाइज़ नहीं करेगा, ठीक है, तो फर्टिलाइज़ नहीं करेगा तो क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी क्या, नहीं होगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तभी तो प्रेगनेंसी पॉसिबल है, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होता है कि ये सेकेंडरी oocyte जो है, और इनके साथ साथ यूट्रीन का जो सबसे इंटरनल लेयर जिसको हम लोग इंडोमेट्रियम बोलते हैं वो डिजनरेट करती है, और ये डिजनरेटेड सेकेंडरी oocyte जो है वो ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में फीमेल के वाजाइना से शेड ऑफ होते हैं, जिससे ये हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। oogenesis आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसका रिटन नोट्स यहाँ पे पूरा अवेलेबल है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं अच्छे से यहाँ से देख करके। पूरा प्रोसेस oogenesis का है जिसको मैंने बताया है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में भी और इसमें भी आप लोग जो कल बताया गया था डायग्राम उसको बना लोगे, फिर उसके बाद जो आज बताया गया उसे बना लोगे, उसके बाद ये पूरे प्रोसेस को अच्छे से नोट डाउन करोगे। ठीक है, होप समझ में भी आ गया होगा सबको oogenesis का प्रोसेस, और जिसे नहीं आया हो वो कमेंट करके मैसेज करके ग्रुप में किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। और सब अच्छे से नोट कीजिए, याद कीजिए, और अगर समझ में आ रहा हो सारे वीडियोस तो वीडियोस को लाइक भी कर दिया करो।